हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने, और जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है दिविक कुमार ने, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। दोनों ही बड़े ही ज़बरदस्त हैं। और आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल आपके सारे व्यूअर्स को। दिविक जी के साथ और आपके साथ आके मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, तो थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच, हमें थैंक यू करना चाहिए। अच्छा डिविक सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एंटी मोदी प्रोटेस्ट वहां पर जो चल रहे हैं उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, मालदीव की पहले थोड़ी हिस्ट्री हो तो पहले मालदीव इंडिया का ही पार्ट था। उसके बाद देखें इंडिया के, मैं ये कह सकता हूँ, बड़े एहसानात हैं मालदीव पे। तो मालदीव के लोग, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो कभी उस चीज़ को भूली नहीं है। राजीव गांधी के टाइम पे मालदीव में कू हुआ था, तो लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटे से भी पहले पहले उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया ने स्टैब्लिश करवा दी थी और उस डिक्टेटर को पकड़ लिया था। अगर आप 2015, 16, 17 के आसपास की बात करें तो उस वक्त भी मालदीव को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसा दिया था। मालदीव ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाला था, तो इंडिया वाज द वन हु बेल्ड इट आउट। इंडिया ने मदद की थी, लाइन ऑफ क्रेडिट्स वगैरह भी दिए मालदीव को, और फिर इंडियन रुपी में भी ट्रेड की। जो भी जरूरत के सामान है मालदीव को, तो वो यहाँ से जाए, इंडिया से जाए इंडियन रुपीज में। अब बात है जो करंट प्रोटेस्ट, देखिए करंट प्रोटेस्ट जिसने किए हैं वो अपोजिशन की पार्टी है। और मालदीव में जो अभी रूलिंग पार्टी है वो बहुत लिबरल सेक्युलर पार्टी कहलाई जाती है, नेशनलिस्ट पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी है वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। अब मालदीव की अपोजिशन पार्टी इंडिया के लीडर, इंडिया की रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक है, और मालदीव की अगर हिस्ट्री में देखूं रिसेंट 1 डेकेड और 1.5 डेकेड्स की, तो इट्स क्लियरली सीसीपी मैनेज, सीसीपी फंडेड। तो ये सीसीपी का है, इसमें कुछ नहीं है। और देखें, प्रोटेस्ट के ऊपर मालदीव गवर्नमेंट ने तो क्लियर कट कह दिया कि नेक्स्ट टाइम ऐसे प्रोटेस्ट हम हेल्ड भी नहीं होने देंगे, एंड वी टोटली सपोर्ट इंडिया एंड इट्स लीडरशिप, और ऐसे प्रोटेस्ट हम आगे होने भी नहीं देंगे। सही हो गया। अभिषेक सर, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये कहा है जो एंटी इंडिया या एंटी मोदी प्रोटेस्ट जो होगा वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आप इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, दिविक ने आपको अच्छी पॉलिटिकल हिस्ट्री दी। देखिए, ऐसा है कि जब आप राइज करते हैं तो आपकी अपोजिशन वाली फोर्सेस आपको दबाने की कोशिश करती हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर इज अ क्लैश कि कौन किसके ऊपर कितना कंट्रोल करेगा। नेपाल में चाइना की बालादस्ती, चाइना रहेगा, इंडिया रहेगा, मालदीव्स हो गए, ये आसपास के जो रीजन है, यहाँ पे एक हेजेमनी की बात चल रही है विद ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी। इस तरीके की फोर्सेस आएंगी जो इनको अपोज करेंगी। ये पॉलिटिकल पार्ट, आप आज खालिस्तान में देखें क्या हुआ है। खालिस्तान में वहाँ के लोगों ने हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, काउंसल्स हैं, उनका जो है वो फोटो लेकर के लहराया है कि वी विल नो वन इज सेफ। तो ये होगा विद द राइज ऑफ मोदी। और ये पहले भी 2-3 साल पहले भी इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे, फिर उस समय भी यही हुआ था। गवर्नमेंट हैज टेकन अ टफ स्टैंड। तो ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कुछ करें। और जैसा दिविक ने सही कहा, सीसीपी है, सीसीपी इज एट एट इट्स वर्क, तो वो तो चलेगा ही। इट्स अ फाइट ऑफ टू थिंग, डेमोक्रेसी वर्सेस कंट्रोल्ड सोसाइटी। इंडिया को डेमोक्रेसी इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया इज द ओनली वाइब्रेंट एंड पावरफुल एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ऐसे तो नेपाल और भूटान भी हैं, बट दे आर सो इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऐसे एज अ देश नहीं, बट एज अ साइज। तो आप देख ले, इंडिया के अलावा कौन है जो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से मेरा मतलब फ्री सोसाइटी। आपको जो करना है, जो बोलना है, जो करना है, आप वो करें। आप जिस किसी थ्योरी में, आइडियोलॉजी में विश्वास करते हो आप रखें। चाइना है, नहीं है। आप हैं, नहीं है। अफगानिस्तान है, नहीं है। हु इज डेमोक्रेसी? सो मालदीव में इस तरीके के फोर्सेस जहां राइज पे आए, इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडिया टू सेव डेमोक्रेसी। उन्होंने राजीव गांधी का वो कू वाला एग्जाम्पल दिया ही, रातों रात इंडियन फोर्सेस लैंड की थी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। अगर डेमोक्रेसी घर में चाहिए तो इंडिया को बाहर निकलना पड़ेगा डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बात इंडिया को पता चलनी चाहिए।
थैंक यू। दिविक सर, आपसे सवाल है कि हर कंट्री का झुकाव इंडिया की जानिब क्यों होता जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो उनके खिलाफ कोई बात करना पसंद नहीं करते, क्या कहेंगे? देखें, इसका बड़ा शॉर्ट में अगर मैं आंसर दूं, ठीक है, दो आंसर है मेरे पास। एक, अगर हम सार्केस्टिकली बात करें तो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ठीक है। और अगर मैं लॉजिकल जवाब दूं तो उसका ये है कि इफ यू कंट्रोल ट्रेड यू कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स, इफ यू कंट्रोल फ्यूल यू कंट्रोल नेशंस, इफ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल पीपल। तो इंडिया आज दुनिया की ट्रेड को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इंडिया से बेहतर ऑप्शन अभी दुनिया के पास नहीं है। स्किल्ड मैन लेबर हो गई आपकी, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लैंड हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो गई, सप्लाई चेन्स को रिजिलियंट बनाना और फ्री बनाना, ठीक है। वो जैसे सर ने कहा ऑटोक्रेटिक, उसके ऊपर वो दबाव नहीं चाहिए। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है लेकिन वो ऑटोक्रेसी से मिक्स हुई भी है, जबकि मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं शेख हसीना का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, पर उस देश की जरूरत वैसी है तो वो वहां पर वैसे है। इंडिया वर्ल्ड फूड बास्केट में 35% कंट्रोल करता है। इंडिया नहीं तो दुनिया में लोग भूखे मर जाएंगे 35%। सिंपल है। इंडिया आने वाले वक्त में फ्यूल कंट्रोल करेगा, जिसकी तैयारियां आज चल गई हैं, शुरू हो चुकी हैं। आप कभी इंडियन ऑयल सेक्शन पे हम लोग करेंगे, इंडिया फ्यूल सेक्शन पे, कि अगले 5 से 6 साल में इंडिया कैसे दुनिया का फ्यूल और एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी पैर रख दी हैं, उस पैर रखने के बाद अब राइज करके वो कंट्रोल करने की बात है। इंडिया दुनिया की शुगर रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, इथेनॉल रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, कमोडिटी मार्केट्स, इंडिया दुनिया के गोल्ड रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है। सिर्फ अमेरिका नहीं है आज के वक्त में, दुनिया की डायमंड मार्केट को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, दुनिया की स्टील मार्केट को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है। आप इंडिया की कमोडिटी मार्केट्स को, इंडिया के इंडेक्सेस को, कमोडिटी इंडेक्स हो गए, गिफ्ट सिटी क्यों बनी है? गिफ्ट सिटी इसीलिए नहीं बनी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया को, इंडिया के पास और भी ऐसे बहुत से शहर हैं। गिफ्ट सिटी बनी है दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करना, और आप दुनिया के फाइनेंसिस को कंट्रोल कर रहे हैं तो मतलब दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया और झुकेगी, और झुकते झुकते फिर घुटनों पे भी आएगी इंडिया के आगे। अभिषेक सर, मेरा सेम क्वेश्चन आपसे भी यही है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड जो है वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है और उनके खिलाफ कोई बात सुनना भी पसंद नहीं करता? नहीं, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ऐसे नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर मोदी जी के प्रशंसक है तो उनके हेटर्स भी होंगे, वो तो लॉजिकल है, लॉज ऑफ फिजिक्स है वो। लेकिन जो दिविक ने कहा मैं उसमें और बातें जोड़ूंगा, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, ऐसा भी है ना कि ये जो लड़ाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लड़ाई है फ्री सोसाइटी की। ये लड़ाई है कि एंटरप्रेन्योरशिप होगा या गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेसेस होंगे। ये लड़ाई है कि जैसे अब आज के रेट में ओपेक है, प्राइसेस ऑफ ऑयल वो डिटरमाइन कर रहे हैं, जबकि आपके यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है या घट रही है उससे उनको लेना देना नहीं है। वो अपनी कमाई के लिए उसको प्रोडक्शन घटा देंगे या प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। सो इंडिया हैज टू फाइंड इट्स वे आउट। जैसे दिविक ने कहा कि एकदम सही कि आज से 20 साल बाद जब ऑल्टरनेटिव एनर्जी पीक पे होगी, जब हम अपनी सन एनर्जी, जिसको आप सोलर एनर्जी कहते हैं, और दूसरी एनर्जीज को हम इतना ज्यादा यूज कर रहे होंगे कि ये जो है ऑयल वुड बी ऑब्सोलीट। इंडिया की सड़कों में आज हर चौथी गाड़ी ईवी होती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे स्विच मारेंगे, आज अगर हर मान लीजिए 10 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मुझे दिखती है, ईवीज दिखती है, मैं खुद ईवी लेने का प्लान कर रहा हूँ, बट लोग मुझे बोले कि भाई उतने चार्जिंग पॉइंट अभी शायद ना मिले। तो आज से 20 साल बाद मैं आपको कर रहा हूँ, हर 5वीं 6ठी गाड़ी जो होगी ना वो ईवी होगी। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी के में शुरू हुआ था, को ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पेरिस में हुई थी, उसके बाद से, जिसके बाद से वेस्ट जो है इंडिया के पास आने लगा था। यूएनएफसीसी का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, आपको पता होगा, देयर इज अ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके हर 2 साल में कोफे कहते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि वर्ल्ड हैज टू स्विच फ्रॉम कन्वेंशनल टू न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें उनका फोकस है सोलर एनर्जी पे। आज एक बातचीत हो रही है कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। इंडिया इज वर्किंग वेरी पेटेंटली ऑन दैट अलॉन्ग विद यूरोप, कि एक सन हो अगर
तो ऐसा ग्रिड दुनिया भर में बनाया जाए कि भाई कई जगह वहां बहुत सन है, कई जगह एकदम सन नहीं, ऐसा ग्रिड हो कि सोलर एनर्जी से काम चले. सो ऑयल एंड ऑल दैट विल बी द पास्ट थिंग. मुश्किल से 20 साल, और जैसे ये पेट्रो डॉलर खत्म होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स, जैसा दिविक ने कहा, उसका शेप इंडिया डिटरमाइन कर रहा होगा. एंड ही इज वेरी प्रोफेटिक अबाउट दैट. एकदम वो सही कह रहे हैं कि इंडिया वुड बी डिटरमाइनिंग. और अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया है ना, अमेरिका ने दे दिया उनको. ये जो अभी मोदी जी गए थे, जो उनका जॉइंट सेशन में स्पीच कराया गया, इंडिया को इतनी सारी बातें बोली गई, उसके बाद ओबामा ने जब कहा कि हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज का सिचुएशन है उसको देखने लायक है, उसके बाद व्हाइट हाउस ये कहता है कि ओबामा इज अ प्राइवेट सिटीजन, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट. दैट मींस स्टेट ने अपना पल्ला झाड़ लिया एक्स प्रेसिडेंट के स्पीच से. दिस इज द क्लाउड. तो आने वाले समय में फ्री वर्ल्ड से मेरा मतलब है कि हम आप अपनी जिंदगी 70-80 साल जो है, जो मन आए वो कर सके विद द लीस्ट इंटरफियरेंस इन आवर लाइफ. हमें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, हमें बिजनेस में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है, रिलीजन में इंटरेस्ट, जो हम चाहें कर सके विद द लीस्ट इंटरफियरेंस फ्रॉम स्टेट. उसकी जो नेतृत्व है वो भारत कर रहा है, क्योंकि भारत शुरू से फ्री सोसाइटी का वो रहा है. सो धीरे धीरे मोदी जी जो है दुनिया को रियलाइज करा रहे हैं कि इंडिया विश्व गुरु है. इंडिया के लिए आपके पास फिलॉसफी है, इंडिया के लिए आपके पास एनर्जी है. बिकॉज वन सन वन ग्रिड, आपको याद होगा बोरिस जॉनसन ने कहा था, दिविक भी याद करेंगे कि देयर इज वन वर्ल्ड, देयर इज वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन मोदी. दिस इज मोदी. उसके विजन को लोग, वो जो बंदा बोलता है ना, ये जो वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड का जो आइडिया, ये मोदी जी का आइडिया है कि भाई हमें आखिर कल को हमारे यहाँ पे अगर सारे चार्जिंग पॉइंट हो जाए तो हमें तेल की जरूरत ही नहीं है. आपकी कंट्री में जो आप ऑयल मंगाते हो, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑयल आप अपने इसके लिए, व्हीकल्स के लिए यूज करने के लिए लेते हो, क्योंकि आपका फैक्ट्री और इंडस्ट्री तो है ही नहीं. सो अगर आप सोचें कि कल को आपकी ऑयल सूख गई, क्योंकि ऑयल तो एक डिप्लीटिंग रिसोर्स है, आपका क्या होगा फिर? अगर आप नहीं स्विच मारोगे अल्टरनेटिव एनर्जी पे, तो देयर विल बी अ टाइम कि आप ऑयल सोने के रेट पे खरीद रहोगे, क्योंकि कोई उसका खरीदार होगा नहीं, और वो आउटडेटेड कमोडिटी हो रही. कार अपनी इंजन चेंज कर देंगे, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर देंगे कार प्रोड्यूसर्स जो हैं. जब वो ईवी लाएंगे तो फिर ये जो कंबंशन इंजन होते हैं उनका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा. So India is marching towards progress. Modi, what he talks is 50 years ahead of time. वो आज से 50 साल बाद की बात करते हैं, और जो समझदार हैं वो मोदी को प्यार करते हैं, और जो नहीं समझदार हैं वो कहते हैं जो तेरा यार है वो गद्दार है. सही हो गया सर. अच्छा सर, एक और खबर भी गर्दिश कर रही है रिसेंटली. मेरे सामने आई खबर, खालिस्तानी पोस्टर्स इन कनाडा थ्रेटन इंडियन डिप्लोमेट्स. तो डिविक, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप इस न्यूज़ के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, उससे पहले मैं थोड़ा अभिषेक सर की बात में ऐड करता हुआ चलूं. जैसे सर ने जो बात की, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड. इंडिया इज वन ऑफ दो फ्यू कंट्रीज जिसके पास ये टेक्नोलॉजी भी है, ये एक्सपर्टीज भी है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल ट्रांस थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, मतलब अर्थ पे सन को रेप्लिकेट करना, अर्थ पे अपना सन बनाना. तो इंडिया इज वन ऑफ दो फ्यू कंट्रीज विच इज वर्किंग ऑन इट फ्रांस में. उसके अलावा देखिए, सर ने बहुत डिटेल में समझाया, मैं शॉर्ट में आपको नाम ही बता देता हूँ. सोरोस कबाल, आर्म्स लॉबी, फार्मा लॉबी, सीसीपी, सीआईए कबाल, क्लिंटन कबाल, ऑयल लॉबी, ये सारे के सारे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, इंडिया के. और ये आपको सिर्फ 1 साल दिखेंगे, और ये तो भी शुरुआत है. जैसे खालिस्तान है, मणिपुर है, ये तो शुरुआत है, मालदीव है ये. लेकिन आप देखिएगा इलेक्शन रिजल्ट के बाद कितने होते हैं, सारी खामोशी हो जाएगी. अब देखें, आपने जो एक ऑयल की भी बात जो सर ने की, देखें दुनिया में ऑयल की खपत कभी भी खत्म नहीं होगी. आप कितना भी आप ग्रीन हाइड्रोजन वो लेके आए, उसकी वजह ये है, ऑयल सिर्फ आपके गाड़ियों में नहीं चलता, ऑयल सिर्फ इंजन नहीं चलाता, ऑयल से पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, पेट्रोकेमिकल से आपके केमिकल बनते हैं, केमिकल से फिर आपकी इंडस्ट्रियां चलती हैं. आज जो हमारे पास एक रिफाइनरी टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को वो देखते हैं कि ऑयल को ज्यादा से ज्यादा कैसे ऑयल से केमिकल निकाले. तो फ्यूचर में ये होगा कि पुराने जो केमिकल बन चुके हैं उनको कैसे पीछे रिवर्स प्रोसेस में लेके जाके फिर वापस रिसाइकिल कैसे करें जब ऑयल खत्म हो जाएगा. अब देखें, इसके बाद जो दूसरी 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं,
जैसे ऑयल की अगर मैं बताऊं, ओएनजीसी का मैं आपको बता देता हूं। ओएनजीसी ने आउट ऑफ इंडिया ऑयल ब्लॉक्स खरीदे हैं, ब्राजील, कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला, वियतनाम, म्यांमार, कजाकिस्तान, लीबिया, नाइजीरिया, सूडान, मोजाम्बिक, यूएई। ठीक है, ये सारे एक्टिव होंगे 25, 26, 27, 28। इंडिया फिर ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया को भी रिसेंटली अंडमान निकोबार में ऑयल एक्सप्लोरेशन में ऑयल मिल गया, ड्रिलिंग शुरू होने वाली है। मुंबई के पास 2 कुएं मिले हैं, आसाम में ड्रिलिंग चल रही है, मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कर रही है। ठीक है, ये आ गई ऑयल की। अब आपके खालिस्तान वाले इशू पे देखिए, कुछ नहीं है, ये गिमिक है, वो हो रहा है। इंडिया को स्टेटमेंट देनी थी, इंडिया ने दे दी। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि ट्रूडो की मुझे सरकार गिरते हुए दिख रही है, क्योंकि आज की वीडियो आई है कि फ्रांस के जो प्रोटेस्ट थे, उन प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर अब ऐसे सिमिलर प्रोटेस्ट कनाडा में शुरू हो गए इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू, जो अमेरिका से गए इलीगल इमिग्रेंट्स। तो आप, मुझे ट्रूडो की सरकार गिरते हुए दिख रही है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखें, कनाडा इस पे रिएक्ट नहीं करेगा, इंडिया कितना भी चिल्लाए। उसकी वजह ये कि ट्रूडो की सरकार चलती है खालिस्तानियों के सपोर्ट पे, जगमीत सिंह की वोट बैंक पे। ट्रूडो अगर इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा तो भी ये गिरेगा, नहीं लेगा तो भी गिरेगा ट्रूडो। एंड कनाडा में एंटी ट्रूडो प्रोटेस्ट ऐसे भी शुरू हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स में और बायलैटरल रिलेशंस में ये एक बहुत ही, आप ये कह सकते हैं कि भयानक स्टेप है। ठीक है, इंसल्टिंग है। लेकिन कनाडा मुझे नहीं नजर आता, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ कनाडा टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोस खालिस्तानीज। सर मेरा सेम क्वेश्चन आपसे भी यही है, क्या कहें आप इस न्यूज को देखते हुए? सर आप म्यूट पे हैं, काइंडली जरा। सॉरी, देखिए ऐसा है कि वो ठीक कह रहे थे। ऐसा है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है, ये कोई सिर्फ कनाडा बेस्ड नहीं है, एक कंसर्टेड एफर्ट है टू आर्म ट्विस्ट इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, आपको हमेशा एक तरीके का प्रोटेस्ट करके डराते रहेंगे कि आपके यहाँ पे ये वायलेशन, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, इस तब की बातें बोलते रहेंगे। मगर जो मेरे लिए कंसर्न की बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कितना आप एक्सटेंड करोगे, रूल ऑफ लॉ को कितना आप बैक सीट पे भेजोगे, ये कनाडा को डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर वो ये गार्ब ले रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एकदम अनलिमिटेड है, यहां तक कि है कि इवन थ्रेटनिंग टू द सिटिंग एनवॉयज, वायलेटिंग द वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिल रिलेशन, अगर ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है तो ये तो फिर हमारे लिए सोचने की बात पड़ेगी। क्योंकि आज आप पोस्टर लहरा रहे हो, आज आप आपने जो एम्बेसी एम्प्लॉइज हैं और काउंसलेट एम्प्लॉइज हैं उनका नाम लहरा रहे हो, ये तो एक कोई आदमी कैसे फ्रीली का फंक्शन कर पाएगा? तो ये तो कनाडा को डिटरमाइन करने पड़ेगा कि द गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलेशन कितना लंबा जाएगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कितना लंबा जाएगा। चलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में रिलीजन नहीं आता, ये यूरोप का कर्नल प्रिंसिपल है, आई एक्सेप्ट दैट, नो प्रॉब्लम। आपको कुरान बंद करवाना है करवा दीजिए, आपको गीता बंद करवाना है करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट टू थ्रेट आपका वीसी, अगर आपका फ्रीडम वियना कन्वेंशन लॉ ट्रीटी इन नो अनइक्विवोकल टर्म्स सेज दैट यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड योर म्युनिसिपल लॉ इफ देयर इज एन इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन, तो इनकी प्रोटेक्शन करना, इन काउंसुलेट की प्रोटेक्शन करना, ये तो उनकी ड्यूटी है कनाडा वालों की। इंडिया शुड नॉट जस्ट सेंड डिमार्श, इंडिया शुड कॉल बैक इट्स डिप्लोमेट्स। भैया अपने उनके जिंदगी बच्चों की और उनकी दांव पे लगा दी। अभी हमारे ये जो आप देखे लंदन में 2 साल या 3 साल पहले जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो मेन थे बरार साहब, वो लंदन के स्ट्रीट पे घूम रहे थे और अचानक से 3 खालिस्तानियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। तो थैंक गॉड ही वाज एन ओल्ड सोल्जर, ही कुड इवन टेक देम ऑन एट द एज ऑफ 80, बट ही वाज सीवियरली वुंडेड। तो आप इन लोगों के, आप इसको कह रहे हो कि ये यू कांट जस्ट ब्रश इट अंडर द कारपेट कि भैया ये कोई चीज नहीं है। तो कनाडा के साथ बात करनी बहुत जरूरी हो गई कि आप चाहते क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई लिमिट नहीं है, गोली मार दो किसी को। सर सॉरी, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, एक चीज मैं ऐड करता हुआ चलूं कनाडा के रिलेटेड, मुझे अभी याद आई कि कनाडा में
कनाडा ने ये जो खालिस्तानियों को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो छूट दी हुई है, ये कनाडा को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उसके आधार में ये सब कर ये ठीक नहीं है। दे हैव एन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड दे मस्ट लिव अप टू इट। ऐसे थोड़े चलता है यार कि आप किसी का भी नाम ले दो। कल अभी आपने इंदिरा गांधी के जो वो थे पुतले थे उसको आपने ट्रेन में एक ट्रैक में बिठा के आपने उसकी वो रैली निकाल दी। फिर आप कह रहे हो कि ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सो देयर इज अ लिमिट टू इट। इंडिया शुड नॉट टेक इट सिटिंग डाउन। इस पे तो इन्होंने, अगर मैं होता तो मैं बुला लेता भैया। नाउ आई विल नॉट पुट, उनका जान थोड़े डेंजर में डाल देंगे अब। कल को आके कोई उनको गोली मार दे क्या करेंगे? दैट्स सिली। इंडिया शुड टेक अ कंक्रीट एक्शन। उनको बोलना चाहिए कि भाई स्टॉप इट, आप नहीं ले रहे हो एक्शन। और दूसरी चीज कि इनको तो उसमें भी जाना चाहिए। अगर मैं होता तो आईसीजे में चला जाता। भाई दिस इज ब्लडी थ्रेट टू दी लाइफ ऑफ दिस पुअर चैप। उनकी क्या गलती है? इसका हल निकलता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल, इसका हल आज नहीं तो कल निकालना ही पड़ेगा। कब तक आप ऐसा करोगे? कब तक आप ऐसे करोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नाम कर आप पाकिस्तान को टेररिज्म कह रहे हो? पाकिस्तान को आप कह रहे हो कि दे आर हार्बरिंग टेररिज्म, दे आर अलाउइंग देयर लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट एनीथिंग। तो ये क्या है भाई? हाउ द हेल आर यू डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान? हाउ द हेल आर यू डिफरेंट फ्रॉम अफगानिस्तान? कि आप अपने यहाँ इस तरीके के लोगों को अलाउ कर रहे हो? व्हाट, ये टेररिज्म नहीं है? व्हाट इज टेररिज्म? जब तक किसी की जान नहीं चली जाएगी टेररिज्म नहीं होगा। दूसरे के आपके ऊपर यूएन चार्टर नहीं लगेगा, आपके ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं लगेंगे, खाली दूसरी कंट्री के ऊपर हाथ आपको उंगली उठाने में मजा आ रहा है। ये तो पूरे वेस्ट का काम है। सारी दुनिया के जो ब्लैक मनी है वो पार्क कर दो स्विट्जरलैंड में, तो हम पाक साफ है। दुनिया को वो सिखाएंगे फाइनेंशियल जो प्योरिटी क्या होती है, फाइनेंशियल जो लीगैलिटी क्या होती है। भाई ये तो उन्होंने, मतलब वेस्ट को भी सोचना पड़ेगा ना। वेस्ट हैज टू नाउ रिविजिट द वे इट लुक्स एट जो एस जयशंकर साहब ने कहा कि वेस्ट के लिए एक मयार है, दूसरे के लिए दूसरा मयार है। स्विट्जरलैंड में दुनिया भर का ब्लैक मनी पार्क होता है, ये तो दुनिया को पता है। अगर इंडिया में यूरोप के ब्लैक मनी पार्क करें तो उनके ऊपर आप कहोगे कि ये ब्राइबरी कन्वेंशन का वॉयलेशन करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है इसका? इसका तो कनाडा को रियलाइज करना पड़ेगा। आई गेट ट्रूडो हैज एक्सीडेड इट्स लिमिट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इतना लंबा नहीं हो सकता कि आप किसी को जान से मार दो, बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कल को आप बोले कि अभिषेक से मैं आपकी दाढ़ी नोच नोच के आपको मारूंगी, और ये आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऐसे थोड़े चलेगा यार। देयर हैज टू बी अ लिमिट। इंडिया मस्ट पुट इट्स फुट डाउन। जी सही हो गया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, उसके साथ साथ सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सर के चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। आप लोगों ने इनके चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।